हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। मैं डॉक्टर सिरवी सर। एल्कोहल फिनोल ईथर में कंटिन्यूएशंस के अंदर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन 11.27। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर किस तरह से होगा। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ईथर का जो सिंथेसिस है बाय एसिड डिहाइड्रेशन, या कई जगह आपको एसिड कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन भी लिखा मिल सकता है। डिहाइड्रेशन, ये दोनों ही वर्ड सेम आंसर के लिए, ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। यानी कि हम ईथर को बनाने के लिए हमेशा प्राइमरी एल्कोहल काम में लेते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी का एक्सिस कैटालाइसिस से अपना आंसर ईथर क्यों नहीं आता? नॉट सुटेबल मेथड फॉर गिव द रीजंस। तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि सबसे पहले जो रिएक्शन आपको दिख रही स्टूडेंट, ये प्राइमरी अल्कोहल से, जिससे ईथर बनता ही है, क्योंकि इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो जाती है जहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नहीं होती। तो फर्स्ट वन जो दिख रही थी 1 डिग्री अल्कोहल से, तो 1 डिग्री अल्कोहल तो ईथर के लिए यूज होता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से हम ईथर क्यों नहीं बना सकते? इसका हमको स्पेसिफिक रीजन देना है। तो इसमें देखिए, पहले प्राइमरी अल्कोहल आपने लिया और सेकेंड, दोनों सेम मोल ले ली, ये इथाइल अल्कोहल, ये भी इथाइल अल्कोहल। इसमें हमने क्या किया, ये जो OH2 आपको दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे CH3 CH2 OH है, प्रोटोनेटेड, क्योंकि एसिड कैटालाइटिक है, तो इसमें जब एसिड कैटालाइट करेंगे तो ये आपका एक अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहलाएगा। तो दैट इज राइट OH2, तो ये OH2 हो गया। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करेगा, जैसे ही इस पे न्यूक्लियोफाइल फॉर्म में अटैक करेगा अल्कोहल, तो ये आपका H2 आउट हो जाएगा, और जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा वो सीधा आपकी ऑक्सीजन से अटैच होकर के ईथर फॉर्म कर देगा। बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर 1 डिग्री अल्कोहल्स के लिए था। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ, सेकेंडरी और टर्सरी ऐसा सेम प्रोसेस क्यों नहीं कर सकते? तो अपन उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे हमारे पास में ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH3, तो सेंटर कार्बन से डैश OH है, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का पहले अपन एसिड कैटालाइसिस कराएंगे, तो एसिड ये आपका लॉन पेयर की हेल्प से ये OH2 प्लस बन जाएगा, इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे सेम इसी अल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 2 डिग्री है, जिस कार्बन से आपका OH अटैच्ड है उसका कांटेक्ट 2 कार्बन से, तो ये आपका 2 डिग्री हो गया। ओके, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इसमें ये 2 डिग्री अल्कोहल का जो सेम मॉलिक्यूल, एक तो प्रोटोनेटेड हो जाएगा, एक ऐसा सिंपल रहेगा। अगर इसमें ये पार्ट इसके ऊपर अटैक करता तो ईथर बनता, लेकिन यहां पे क्या होगा कि ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये अपना वाटर रिलीज करना प्रीफर करेगा। अब आप कहेंगे क्यों प्रीफर क्यों करेगा, जैसा इसमें तो नहीं हुआ। तो यहां प्रीफर इसीलिए करेगा कि इसका जो कार्बोकैटायन है वो 2 डिग्री है, विच, और यहां जो कार्बोकैटायन है वो 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री में स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं, तो स्टेबिलिटी कम रहती है। जैसे ही डिग्री बढ़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी हाइपर कंजुगेशन की वजह से, क्योंकि उसके पास अल्फा जो कार्बन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन जो होगी वो 6 हो जाएगी, जो बेटर स्टेबिलिटी देगी। और इस स्टेबिलिटी के चलते ये जो कार्बोकैटायन होगा वो किसी भी नेबर कार्बन अल्फा हाइड्रोजन को वहां से रिलीज करना प्रीफर करेगा। तो ये प्रोटॉन और ये प्लस जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, यानी कि इस पाथ से एल्कीन प्रीफर फॉर्मेशन होगा। ईथर सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। द सेम प्रॉब्लम विद 3 डिग्री, जैसे आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इस टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में सबसे पहले एसिड कैटालाइसिस प्रोटोनेट करेंगे, तो लॉन पेयर की हेल्प से ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो जाएगा नंबर 1, और इसी का 1 मोल जब और लेंगे तो ईथर बन सकता है H2O निकल के। लेकिन यहां पे क्या होगा, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा ये अपना वाटर रिलीज करना प्रीफर करेगा, क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है ये 3 डिग्री आ रहा है, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर 9 अल्फा है। जैसे इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वैसे इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन। जैसे इसको आप स्ट्रक्चर वाइज करके देखेंगे तो CH3 और डैश, तो ये आप देखिए 9 अल्फा हाइड्रोजन से इसके अंदर हो गए, तो इस पे कैटायन आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये प्रीफर करेगा किसको, अपना H2O रिलीज करना, क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, जो कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा। और फिर बाद में ये प्लस क्या करेगा, कोई भी नेबर कार्बन से आपका H रिलीज कर देगा, तो ये भी एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगी। ईथर पाथ इसमें प्रेफरेंस में नहीं आएगा। तो ये हमारे स्पेसिफिक रीजंस है जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, अपन कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इनकी लार्जर होती है,
और वो हमेशा प्रोटॉन को रिलीज करना प्रीफर करते हैं वाटर रिलीज के बाद में, तो इसीलिए ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ईथर सिंथेसिस नहीं होगा। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11.28। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या का मीनिंग है, राइट द इक्वेशन, अपन कोई रिएक्शन बनानी है ऑफ द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, HI के साथ में रिएक्शन करानी है और उसमें हमें जो विद रिएक्टेंट दिए जा रहे हैं उसमें 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन लेना एक बार, फिर मिथॉक्सी बेंजीन लेना है और थर्ड वन इज बेंजाइल इथाइल ईथर काम में लेना। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले नंबर 1 के साथ देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड का मीनिंग होगा HI, ठीक है, और यहां पे आपके पास प्रोपोक्सी प्रोपेन, यानी कि दोनों साइड में आपको प्रोपोक्सी प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन चेन बनानी है और ये सिमेट्रिक ईथर कहलाएगी। ओके, अब इस सिमेट्रिक ईथर की रिएक्शंस अपन को किससे करानी है, HI से। ईथर की मोस्टली जो HI के साथ रिएक्शंस होती है वो 373 केल्विन पे होगी स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें अपन को ध्यान रखनी है। ओके, नाउ सी, इसमें सिमेट्रिक ईथर है तो कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो एक एल्कोऑक्साइड आयन बन जाएगा और दूसरा आपका कार्बोकैटायन। हाइड्रोजन आयोडाइड का अगर हेटेरोलाइटिक फिशन होता तो H प्लस और I माइनस क्रिएट होगा और इस तरह से आपका पॉजिटिव नेगेटिव के पास चला जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ आपके पास 2 पॉसिबल प्रोडक्ट आ जाएंगे, एक प्रोपाइल अल्कोहल जिसको N प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे, स्ट्रेट चेन तो CH3CH2OH और उसके साथ में आपका आ जाएगा प्रोपाइल आयोडाइड, इस आयोडोप्रोपेन भी कह सकते हैं IUPAC के अंदर, तो इसको तो बोलेंगे स्टूडेंट्स N कॉमन नेम N प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, और ये आपका प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है, और IUPAC भी लिख सकते हैं प्रोपाइल, ये आई कॉमन नेम है आयोडाइड। क्लियर, सो फर्स्ट वन इज ओवर। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, अब अपन को लेना है मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन से देखते हैं क्या आंसर आएगा। मिथॉक्सी बेंजीन आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने पहले भी कहा था ये एनिसोल कहलाती है। इसका इंडस्ट्रियल नेम बहुत फेमस है, जब भी बेंजीन पे OCH3 ग्रुप आएगा तो उसको अपन एनिसोल बोलेंगे बच्चों। ओके, अब इसकी रिएक्शन अपन को करानी है हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि हमारा रिएजेंट फिक्स्ड है। तो यहां पे जैसे ही है तो ये फिनोक्साइड आयन आपका जो होगा वो स्टेबल होता है, फिनोक्साइड आयन, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको फिनॉल H यहां पे आ जाएगा और CH3I बन जाएगा। तो फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे ऑक्सीजन इस पे ही रहेगी, तो इसके साथ H प्लस आके फिनॉल बन जाएगा और मिथाइल के साथ आपकी आयोडाइड बन जाएगी। तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसमें आपको लेना बेंजाइल। याद करिए स्टूडेंट्स, बेंजाइल में हमने कहा था टोलुइन, सबसे पहले आपको टोलुइन स्ट्रक्चर आना चाहिए बच्चों। टोलुइन का मतलब CH3 और एक H कम कर देंगे तो कहलाएगा बेंजाइल, और ईथर फॉर्म में देना है आपको बेंजाइल इथाइल ईथर। ओके, तो इसकी रिएक्शंस अपन को इथाइल, तो ये ईथर के लिए O और दूसरी साइड में आपको इथाइल ग्रुप लगाना जो कि C2H5 होगा। इसकी रिएक्शंस अपन को करानी हाइड्रोजन आयोडाइड, सब में टेम्परेचर 373 केल्विन ले लीजिए स्टूडेंट्स, मेंशन कर दीजिए, और HI का जैसे ही आपका हेटेरोलाइट, इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा आपका, रीजन भी इसके अंदर ये स्टेबिलिटी जो होगी, कार्बोकैटायन जो है स्टेबल ज्यादा इसका रहेगा, इसीलिए H वाला पार्ट जो होगा वो अल्कोहल के साथ जाएगा और आयोडीन बेंजाइल आयोडाइड आंसर होगा, बिकॉज रेजोनेंस की वजह से बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए आपका आयोडीन इससे आ जाएगा और C2H5OH जो होगा वो इसका बाई प्रोडक्ट कहलाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो है स्टेबिलिटी फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्टेबिलिटी के बेसिस पे ही अपन को आंसर देना है। तो स्टेबिलिटी, तो जिनमें रेजोनेंस से हमको स्टेबिलिटी, इसमें जैसे स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा आ रही है तो उसमें आयोडीन इधर आएगा और आपका H जो होगा वो अल्कोहल के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इक्वेशन है डिफरेंट ईथर गिवन ईथर्स की। Yes students, next question 11.29. Explain the fact in aryl alkyl ether
स्टूडेंट सबसे पहले एराइल एल्काइल ईथर क्या होगा? एराइल मींस एरोमेटिक, और एरोमेटिक पे O प्लेस करिए और डैश में कोई R प्लेस करेंगे तो वो कहलाएगी एराइल। तो ये पार्ट जो होता है ये आपका एराइल कहलाएगा, और O जो होगा वो कार्बन टू कार्बन है तो ईथर हो जाएगी, और ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो R से रिप्रेजेंट होगा। तो ऐसी ईथर को अपन बोलते हैं एराइल एल्काइल ईथर। और इसमें दो बहुत ही फेमस कंपाउंड्स है जिसको अपन एनिसॉल, अगर अपन बेंजीन रिंग पे OCH3 प्लेस कर देते हैं तो ये एग्जाम्पल है आपका एराइल एल्काइल ईथर का, जिसको बोलते हैं एनिसॉल या मिथॉक्सीबेंजीन। इसी तरह से थोड़ी सी हायर मोलर मास में OC2H5 जिसको इथॉक्सीबेंजीन, या अपन इसको बोलते हैं फेनिटॉल। ओके, तो ये दोनों ही एग्जाम बहुत ही फेमस एग्जांपल, इनमें से कोई भी एग्जांपल लेके अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं एराइल एल्काइल ईथर के जो गिवन रीजन क्वेश्चंस है। तो अपन एनिसॉल लेते हुए लो मोलर मास है तो रिएक्टिविटी अच्छी होगी। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, जैसे एनिसॉल लिया तो जो एल्कोक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी मींस दिस वन, ठीक है, ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। क्या ये एल्कोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स में अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं। तो ये एल्कोक्सी ग्रुप, तो इसका अपन को प्रूव करना, और उसके बाद उसी रिएक्शंस में ये भी प्रूव करना है डायरेक्ट, यानी कि जो एनिसॉल है उसके ऑर्थो मेटा पैरा में से जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां अटैक करेगा? तो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, और इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट हमेशा कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्थो एंड पैरा, क्या ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे ही डायरेक्ट अटैक करेगा? तो ये दो रीजन अपन को समझना। आइए स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें से क्वेश्चन 1 के आंसर, पार्ट 1 के आंसर्स की पहली बात करते हैं। पार्ट 1 में अगर आप एनिसॉल, जैसे ये एक एग्जांपल है एराइल एल्काइल ईथर का, एनिसॉल लिया तो एनिसॉल के अंदर OCH3 होगा और ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स होंगे। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो होगी वो जैसे इसमें आपने ये प्लेस किया तो ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है, और जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट करेगा ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो प्लस R इफेक्ट भी शो करेगा। तो एल्कोक्सी ग्रुप जो इसको अपन OR कहते हैं, इथॉक्सी मिथॉक्सी, ये हमेशा प्लस R इफेक्ट शो करेगा, और प्लस R इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, और ये जो पाई बॉन्ड होगा रेजोनेंस के हिसाब से ये बाहर आ जाएगा। तो बाहर आते ही आपके पास जो स्ट्रक्चर्स बनेगी उसमें डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, और ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड फर्स्ट टाइम ऑर्थो पे आ गया, फिर ये क्लाउड यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो ये क्लाउड पैरा पे क्रिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास में जो आया वो O प्लस, और ये बॉन्ड क्रिएट हो गए, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरा पे आ गई। पैरा की डेंसिटी जब वापस फोल्ड होगी तो वापस से नेक्स्ट ऑर्थो पे आ जाएगा, यानी कि आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ये प्रूव हो जाएगा कि इसमें आपके पास में जो स्ट्रक्चर्स बने हैं वो यहां क्लाउड आ गया, और ये क्लाउड जब फोल्ड होगा तो वापस आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड हो जाएगा, और ओरिजिनल स्ट्रक्चर में एनिसॉल वापस से आपको, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया हो जाएगा। जैसे ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ये कहलाती रेजोनेंस 1, ये कहलाएगी रेजोनेंस 2, और ये कहलाएगी रेजोनेंस 3। तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिकॉज वी हैव 3 पाई बॉन्ड्स, पहली चीज। दूसरा, ये जो EDG ग्रुप है एल्कोक्सी ग्रुप जिसको प्लस R इफेक्ट शो करता है, वो आपकी जो डेंसिटी क्रिएट करता है। तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया सबसे पहले कि OCH3 EDG ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज, एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट रिंग अपन को एक्सप्लेन, तो ये बिल्कुल सही है कि ये एक्टिवेट करता। तो EDG ग्रुप अपन कह सकते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप ऑलवेज लिख सकते हैं साइड में, ऑलवेज इंक्रीज रिएक्टिविटी, ऑलवेज इंक्रीज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब प्लस R इफेक्ट की वजह से आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकंड पार्ट जो स्टूडेंट इसमें है, इसी में
तो अब इसमें ये कहा है कि डायरेक्ट द इनकमिंग, इनकमिंग कौन होगा, तो चूंकि बेंजीन की रिएक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अपकमिंग स्पीसीज होगी वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल होगी। जैसे सपोज आपको नाइट्रेशन कराना है तो नाइट्रेशन में HNO3 लेंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो नाइट्रोनियम आयन होगा। तो नाइट्रोनियम आयन जो होती है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी, और इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो एज पर रेजोनेंस या डिसलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी, ऑर्थो पे, पैरा पे और वापस से ऑर्थो पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरियाज है। तो जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो अटैक करेगा, तो एक बार ऑर्थो पे अटैक होगा और एक बार पैरा पे, बाकी ऑर्थो ऑर्थो कंबाइंड प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि हम नाइट्रेशन से ये प्रूव कर सकते हैं कि जो एनिसोल है उसमें आपका ऑर्थो पे नाइट्रो अटैच्ड होगा, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बनेंगे। तो इसका रीजन हमने बता दिया बच्चों कि जो NO2 ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पे बने अटैच्ड होगा, बिकॉज एज पर रेजोनेंस द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एट ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। सो EDC ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ाएगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट भी देगा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 11.30 में देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन मींस ईथर फॉर्म हो गया, किसी एक पार्ट को मिथॉक्सी बोलेंगे, नेक्स्ट एल्केन, तो मिथॉक्सीमीथेन बन गया। यानी कि अपन को एक तरह से कॉमन नेम जिसका डाइमिथाइल ईथर भी कह सकते हैं अपन, इसको काम में लेते हुए अपन को मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, ईथर के साथ में HI की जो रिएक्शन है वो दो तरह की है। इसमें एक तो होता है 1 मोल HI यूज करते हुए, और एक आपका 2 मोल HI यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो आपको पार्ट दिखेगा ये स्टेप 1 स्टेप 2, ये है 1 मोल इक्विमोल, यानी कि एक इक्विमोल, इसको इस तरह से लिख दीजिए, इक्विमोलर ईथर एंड HI, यानी कि एक ईथर भी लेना है और उसके साथ में 1 मोल HI लेना है। ओके, ईथर लिया, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो गए। HI जो रिएक्शन करने वाला 1:1 के रेशियो में इक्विमोल है, इसमें आयोडीन की नेगेटिविटी ज्यादा, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आयोडीन की तरफ चला जाएगा, तो H+ क्रिएट होगा। तो आपकी जो ईथर होगी, ईथर की जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेटेड हो जाएगी, तो ये प्रोटॉन इसके साथ लॉन्ग पेयर से अटैच्ड हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन फॉर्म, तो ये आपका प्रोटोनेटेड ईथर। तो इसको क्या, प्रोटोनेशन फास्ट होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अटैचमेंट है, और साथ में न्यूक्लियोफाइल जो बनेगी वो I- न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब ये जो I- न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे प्रोटोनेटेड ईथर के ऊपर अटैक करेगा, और इससे जैसे ही अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर मिथाइल ग्रुप के साथ में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो उसको फोल्ड कर देगी, और ये H+, तो H+ और HI बन जाएगा CH3I, और उसके साथ में जो निकलेगा वो CH3OH, तो ये आपका CH3OH। ये तो हुआ जब आपके पास में एक ही मोल HI यूज हुआ हो। अब अगर स्टूडेंट्स इसी में इफ एक्सेस ऑफ HI, यानी कि अपन HI के अगर 2 मोल, तो 1 मोल तक तो ये तो मैकेनिज्म आएगी, तो 1 मोल तक आंसर क्या आया, 1 is RI एंड 1 is अल्कोहल। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड मोल ऑफ HI लेंगे तो ये आपको जो स्टेप देखिए, स्टेप 2 में जो अल्कोहल बना है ये अल्कोहल सेकेंड मोल ऑफ HI, ये जो आपको सीखा ये कहलाएगा सेकेंड मोल, है ना, तो इसको सेकेंड मोल ऑफ HI लिख दीजिए, सेकेंड मोल, ये काम में ले रहे हैं। तो फोल्डिंग उसी तरह से I- बनेगा H+, और ये जो सेकेंड पार्ट जो अल्कोहल है ये भी इसी तरह से प्रोटोनेटेड हो जाएगा, और प्रोटोनेटेड तो ये कहलाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। और आपके पास रिमेन्स क्या बचेगा, I-। अब ये जो I- होगा वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, पहले प्रोटोनेटेड ईथर थी, ध्यान रखिएगा, और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, SN2 स्लो मैकेनिज्म फॉलो होगी, और उसके अंदर आपका ये आयोडीन जो होगा वो मिथाइल के साथ में चला जाएगा, तो ये फॉर्म हो जाएगी, तो और ये H2O की फॉर्म में आउट हो जाएगा, यानी कि जो सेकेंड मोल होगा वो भी आयोडीन बना देगा, तो दोनों ही मोल मिथाइल आयोड बन जाएंगे इफ HI इज प्रेजेंट इन एक्सेस। अगर सिंगल मोल है तो 1 मोल विल बी मिथाइल आयोडाइड, 1 मोल विल बी मिथाइल अल्कोहल। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करें 11.30। क्या है क्वेश्चन, राइट इक्वेशन, आपको इक्वेशन बनानी है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस दी जा रही है उसमें इक्वेशन 1 by 1 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। रिएक्शन नंबर 1, ये आपकी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल,
इसके आंसर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यस, तो फिडलक्राफ्ट, कोई भी फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस होगी तो उसके अंदर हमेशा आपका एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो अभी अपन इसमें क्या ले रहे हैं, एनिसॉल के साथ में रिएक्शन। एनिसॉल का मतलब बेंजीन पे OCH3, इससे पहले अपन ने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इसका अप्रूव किया था, अब अपन को रिएक्शन शो करनी है। तो जितने भी एनिसॉल्स होंगे वो सारे कौन से, क्योंकि सारी रिएक्शन एनिसॉल से ही है, और इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी। एरोमेटिक ईथर है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये EDG ग्रुप है प्लस R इफेक्ट है, इसीलिए इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव रिएक्शंस आएगी, ये अपन को ध्यान रखना है। अब फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मींस इसकी रिएक्शंस आपको किसी एल्काइल हैलाइड से करानी। जैसे एग्जांपल में आपने मिथाइल क्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन हमेशा एनहाइड्रस AlCl3 और नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 की प्रेजेंस में होगी, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कैटाइन बनेगा और ये सीधा ऑर्थो और पैरा पे अटैच्ड हो जाएगा। एज पर रेजोनेंस ऑफ एनिसॉल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएटेड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो इस पे तो एक का आप ऑर्थो लिख देंगे और सेकंड टाइम इसी के अंदर आप लिख देंगे बच्चों OCH3 एंड CH3। अब अगर आप इसको एनिसॉल नॉमेनक्लेचर की अगर अपन बात करें तो इसमें अगर अपन इसको बेसिक एनिसॉल मानते हैं तो ये 2 मिथाइल हो जाएगा, तो इसको तो लिख दीजिए 2 मिथाइल या ऑर्थो मिथाइल एनिसॉल, और ये आपका 1 2 3 4 यानी कि 4 मिथाइल एनिसॉल या पैरा मिथाइल एनिसॉल। पैरा जनरली 65% रहता है, इसीलिए याद कर लीजिए। ऑर्थो 35% माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट जब तक कोई एक्सेप्शन नहीं, हमेशा मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो रहेगा और पैरा रहेगा, और ऑर्थो जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा इसके अंदर, ये अपन को ध्यान रखना है। तो पहली इक्वेशन स्टूडेंट अपने पास फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन था, तो एल्काइलेशन में RX लेना, RX की वैल्यू में CH3Cl या C2H5Cl भी हो सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स आंसर फॉर रिएक्शन 1 कंप्लीट। ओके, सो नोट कर लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं, नाइट्रेशन ऑफ एनिसॉल। तो अपन सेकंड लेते हैं इसमें नाइट्रेशन ऑफ एनिसॉल में वापस से वही स्टूडेंट्स, एनिसॉल मींस OHCH3 और नाइट्रेशन में अपन को रिएक्शन करानी है HNO3 से, तो HNO3 का क्लीवेज हमेशा OH और NO2 में होगा। नाइट्रोनियम आयन आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच्ड। इसमें चूंकि वाटर फॉर्मेशन होगा तो कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, H और OH2 तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपको एनिसॉल ग्रुप यानी कि OCH3 एज इट इज रखना। NO2 को एक बार ऑर्थो पे लगा देंगे और इसी NO2 को एक बार आप पैरा पे लगा देंगे बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाए। सेम नॉमेनक्लेचर जब करेंगे इसके अंदर, तो आप अगर एनिसॉल को बेसिक नॉमेनक्लेचर में लेते हैं तो 2 या ऑर्थो, कॉमन में ऑर्थो, तो इसको लिखेंगे 2 नाइट्रो एनिसॉल, और इसमें 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा आपका 4 नाइट्रो एनिसॉल, ठीक है, या ऑर्थो पैरा भी कह सकते हैं, पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपका नाइट्रेशन ऑफ एनिसॉल जो रहेगा वो सेकेंड रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन के अंदर देखो, थर्ड रिएक्शन भी आपके सामने मेंशन्ड है, सेकेंड इज ओवर नाउ, आपने नोट कर लिया। ओके, सो थर्ड रिएक्शंस पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ब्रोमिनेशन, देखिए थर्ड को ध्यान से। थर्ड जो पार्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपन को एनिसॉल का ब्रोमिनेशन कराना है, लेकिन ब्रोमिनेशन में जो Br2 है वो किसके साथ होनी चाहिए, इथेनोइक एसिड के साथ में सॉल्वेंट में होनी चाहिए, यानी कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन देगी। ऑर्थो वाटर में होती तो एक्सोथर्मिक होकर के 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसॉल हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शंस पे जब करेंगे तो एनिसॉल से हमेशा अपन को ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो इसकी रिएक्शन अपन Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड कराएंगे, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो एनिसॉल विद ऑर्थोब्रोमो, और सेकंड आ जाएगा एनिसॉल विद पैराब्रोमो, ठीक है। IUPAC की अगर अपन डिस्कशन की बात करें तो वही है
अगर अपन इसको बेसिक एनिशॉल मानते हैं तो ये 2 ब्रोमो और ये आपकी 4 ब्रोमो, तो इसको बोल देंगे 2 ब्रोमो एनिशॉल और ये हो जाएगा आपका 4 ब्रोमो एनिशॉल। ओके, इस तरह से ब्रोमिनेशन ऑफ एनिशॉल इथेनोइक एसिड मीडियम में अगर कराएंगे तो नॉर्मल ऑर्थो पैराडायरेक्टिव आंसर्स आएगा। नेक्स्ट अगेन स्टूडेंट्स फिडेलक्राफ्ट, इस बार पिछली बार क्या था इसमें एल्काइलेशन, इस बार हम एसिटाइलेशन कराएंगे। देखिए एसिटाइलेशन का मीनिंग क्या होगा इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एसिटाइलेशन का क्या एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा, तो फिडेलक्राफ्ट में 2 ही मेजर होते हैं, एल्काइलेशन और दूसरे पार्ट को वैसे तो एसाइलेशन बोलते हैं, लेकिन यहां पे जो वर्ड आया है तो स्टूडेंट्स हम 4th रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए इसमें फिडेलक्राफ्ट के अंदर आपको स्टार्टिंग में तो एनिशॉल ही लेना है। अब यहाँ पे एसिटाइल, एक्चुअली इसमें ध्यान देखिए स्टूडेंट्स RCOCl अगर आता है तो इसको बोलते हैं एसाइलेशन, क्या बोलेंगे एसाइलेशन। लेकिन जैसे ही R की वैल्यू अगर मैं CS3 ले लेता हूं तो इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है उसका नाम होता है एसिटाइल क्लोराइड, और इस फर्स्ट मेंबर अगर अपन रिएक्शन में यूज करते हैं फिडेलक्राफ्ट के अंदर तो वो एसिटाइलेशन कहलाएगा, बिकॉज फर्स्ट मेंबर तो R डिफाइन हो गया, और जब R डिफाइन हो गया तो इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन, बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड। और इसमें हमेशा कैटलिस्ट आपका जो रहेगा वो एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा। अब इसका जो क्लीवेज होगा रिएजेंट का उसमें CH3CO यानी कि एसीटोनियम आयन, याद कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन में, एसीटोनियम आयन विल बी इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये ऑर्थो और पैरा पे अटैच, क्योंकि आपकी एनिसॉल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, इसीलिए इसमें स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो एनिसॉल के साथ में COCH3। और दूसरा जो अब यहाँ पे चूंकि कीटोनिक ग्रुप आ गया, एसिटो ग्रुप है तो एसिटो ग्रुप कीटोन, और कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए अपन बेस के अंदर एसिटोफेनॉन ले लेंगे, ये बेटर होगा। एसिटोफेनॉन इसको कॉमन नेम है, और यहां से नंबरिंग जाएंगे तो इसके आगे अपन 2-मिथॉक्सी या ऑर्थोमिथॉक्सी, इसी तरह से ये आपके पास में क्या बन जाएगी एसिटोफेनॉन, और ये यहां से शुरू करेंगे तो 4 पे आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं 4-मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट पैरा हो गया, ऑर्थो विल बी माइनर प्रोडक्ट बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11.30 के अंदर जितनी भी पॉसिबल इक्वेशन जो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, नाइट्रेशन ऑफ एनिशॉल, ब्रोमिनेशन एनिशॉल इन इथेनॉइक एसिड्स एंड फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन, कंप्लीट आंसर इस तरह से होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशंस जहां पे 11 पॉइंट अपन ने 30 तक डिस्कस किए हैं, और इसको अच्छे से लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए और कंसेप्ट को समझिए, ताकि इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस के भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहने के लिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।